नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। कह रहा हूं कि 90 के दशक के उत्तरार्ध में जब मैं दिल्ली बिहार से पत्रकारिता की कलम थाम कर पहुंचा तो यहाँ दिल्ली विधानसभा की राजनीति आकार ले रही थी। दिल्ली विधानसभा गठन का था, मदन लाल खुराना बेहद एक्टिव थे और दिल्ली में एक पूर्वांचल की राजनीति की बयार बह रही थी। मिथिला से बिलोंग करता हूँ। उसी समय मैथिली अलग भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आंदोलन चल रहा था। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी, जब मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आंदोलन चल रहा है उस समय ये पूर्वांचल की बात क्यों हो रही है। पूर्वांचल मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हिस्से को मिलाकर रहने वाले लोगों का एक इलाका। अब 2024 में जब नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा से बेतिया राज प्रॉपर्टी एक्ट का बिल पारित कराया, तब ये बात समझ में आ रही कि आखिरकार पूर्वांचल का रहस्य क्या था। बेतिया राज की अब कोई वारिस नहीं है। 17वीं शताब्दी से लेकर अब तक बेतिया राज को मुगल सल्तनत ने राजा का दर्जा दिया था। जमींदार थे वहाँ के, उनका तकरीबन 17,000 एकड़ लैंड निकल आया, जमीन निकल आया। और जब बिहार में लैंड मापिंग का दौर जारी है, नीतीश कुमार नई किस्म की राजनीति कर रहे हैं। तमाम प्रवासी बिहारियों को बिहार ला चुके हैं, अपनी अपनी जमीन की सूद लेने के सब पहुंचे हुए हैं। उसका सर्वे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। एक पर्यटन का एक केंद्र हो गया है, एक आमद का स्रोत हो गया है। दुनिया भर से प्रवासी बिहारी बिहार पहुंचे, अपनी जमीन की सूद लेने के लिए उसकी मैपिंग करा रहे हैं। उसी समय बेतिया राज प्रॉपर्टी एक्ट वो ले आते हैं विधानसभा से और बताते हैं 17,000 एकड़ बेतिया राज की प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ बिहार भर में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का 8 जिलों में है। गोरखपुर हो, वाराणसी हो, अयोध्या हो, इन सब जगहों पर, प्रयागराज हो, इन सब जगहों पर लैंड रिकॉर्ड के मुताबिक बेतिया राज की प्रॉपर्टी, जिसका भले ही कोई वारिस ना हो मतलब बिहार सरकार उसके वारिस है। गोरखपुर की बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो है वो बेतिया राज की प्रॉपर्टी है, जिसमें बिहार का अपना हक बनता हुआ दिख रहा है और उसकी मैपिंग चल रही है। और उस हिसाब से बिहार एक तरीके से पूर्वांचल में घुस आया है। तो नीतीश कुमार इस लैंड, पहले जातिगत राजनीति के तहत एक चुनौती पेश की थी और उसके बाद उन्होंने अब लैंड रिकॉर्ड के जरिए बिहार को उत्तर प्रदेश में घुसा बता दिया है, पूर्वांचल में घुसा बता दिया है। लेकिन अब जब लैंड रिकॉर्ड की बात हो रही 17वीं शताब्दी की, उसका बहुत सा तकरीबन 173 एकड़ जमीन, बेतिया राज की जमीन उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में निकल आई है। और उन जिलों में चूंकि बेतिया राज का कोई वारिस नहीं बल्कि बिहार सरकार ही उसकी वारिस है, उसके कोई दावेदार नहीं उसके, तो इन सारे प्रॉपर्टीज पर बिहार की दावेदारी होने वाली है। योगी आदित्यनाथ का जो जगह है वहां जो खबर आ रही है उसके कई प्राइम प्रॉपर्टीज बेतिया राज की प्रॉपर्टीज हैं। अगर मामला पूरा सुलझ जाता है तो वह सब बिहार सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब पूरा पूर्वांचल आंदोलन जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, बेतिया की भाषा गोरखपुर की भाषा में ज्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे। भोजपुरी है वहाँ की भाषा, पूरा इलाका भोजपुरी बेल्ट है। जैसा मैं मिथिला की बात कर रहा था, अब ये दौर है भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का। उस वक्त में उत्तर प्रदेश को तमाम भोजपुरी इलाके में बेतिया राज की प्रॉपर्टी का निकल आ रही है 175 एकड़ जमीन। यूं ही लैंड रिकॉर्ड क्लियर है, 17वीं शताब्दी के लैंड रिकॉर्ड है, 18वीं शताब्दी के, 19वीं शताब्दी के, उसमें वो सारे लैंड रिकॉर्ड बताते हैं। गोरखपुर कई प्राइम प्रॉपर्टी बेतिया राज की प्रॉपर्टी यानी बिहार की प्रॉपर्टी, वो सारी पूर्वांचल की प्रॉपर्टी अब बिहार की प्रॉपर्टी निकल आई है। ये सब जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स का आधार बने। नीतीश कुमार की दूरदर्शिता को समझने के लिए अब समझना पड़ेगा कि जिस ढंग से केंद्र सरकार ने अगले साल होने वाले जनगणना में जाति जनगणना को सब शामिल किया, ये काम बिहार में पहले ही करा के नीतीश कुमार चैंपियन हो गए। अब भारत सरकार ने इसको शुद्ध ली है और इससे काफ़ी व्यापक तौर पर हलचल मचा है। आपको बता दें ये जातिगत जनगणना कितना अहम है। 1931 में आखिरी बार ये हुआ था जब अंग्रेज सल्तनत उन्होंने जनगणना के साथ जातियों के नाम का जिक्र किया था। तो उस समय जो पाकिस्तान है वो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। इनफैक्ट जो उस जनगणना में पाकिस्तान के इलाके के लोग हैं उनके जाति का ब्यौरा था उसमें। इस फैसले से बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वहाँ के लोगों में उनके जातियों का संबोधन शुरू हो जाएगा। जो इस्लाम परिवर्तित होने की वजह से कोई जाति नहीं मान पा रहे थे, अब उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। 1931 के बाद पहली बार अगर 2026 में होने वाले भारत की जनगणना में उन जातियों को फिर से जिक्र आ रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर भी इसे लेकर हलचल है। इससे पहले इस जातिगत कार्ड को, मुस्लिमान के जातिगत कार्ड को पासमानदा मुसलमानों के नाम पर, अफरोज मुसलमानों के नाम पर नीतीश कुमार पहले ही खेल चुके हैं। जात है तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जो पहचान है आपका अनवरत पीछा कर रही होती। आप चाहे किसी भी धर्म के नाम पर उसे ढक लें, चाहे आप नकली चेहरा बना के उसे ढक लें। अगर डीएनए की बात होगी, बिहारी डीएनए की बात होगी, पूर्वांचली डीएनए की बात होगी, भाषाई डीएनए की बात होगी, सब एक है कि एक पृथ्वी, एक भविष्य। भले ही यह आतंकवाद के पोषकों को ये बात समझ में नहीं आती कि हम
सब इस पृथ्वी की उपज है, सबका डीएनए का इंसानियत का डीएनए, लेकिन इन कलुषित मानसिकता वालों को कौन समझा है। लेकिन जिस ढंग से ये फैसला हुआ है, वित्तीय राज की प्रॉपर्टी व्यापक पैमाने पर पूर्वांचल इलाके में निकल आई है। एक नए तरीके का द्वंद्व होने वाला उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए से अलग होती है तो संभव है कि नीतीश कुमार इस एजेंडे पर काम करे, व्यापक तौर पर एजेंडे पर करे। भैया बिहार की जमीन बिहार को दे दो, 175 एकड़ जमीन जो अयोध्या, बनारस, गोरखपुर में फैला पड़ा है, गाजीपुर में फैला पड़ा है, वो सब बिहार की प्रॉपर्टी बिहार को मिल जानी चाहिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बिहार में भी ऐसे 75,000 एकड़ जमीन वित्तीय राज का आइडेंटिफाई करने का काम चल रहा है, जिस पर या तो बहुत प्रभावशाली लोग, उच्च जाति के लोग, बड़े भूपति कब्जा कर रखे, उन सबको खाली करा के बिहार सरकार अपने हिस्से में लेने वाली। तो ये जातिगत सर्वेक्षण की बात हो, उसमें भी चैंपियन नीतीश कुमार हैं। अब भूमि सर्वेक्षण की बात जब चल रही थी तो लग रहा था कि केवल प्रवासी बिहारियों को बिहार पर्यटन कराने के लिए नीतीश कुमार ये भूमि संरक्षण काम करा रहे हैं। भू संपदा के नाम पर राजस्व की अच्छी आमद हुई, लोग महीने महीने भर जाकर अपने अपने गांव में जा गए हैं, अपनी जमीन की सुध ली है, एडवांस रिकॉर्ड की सुध लिया और मापी में लगे पुश्तैनी जमीन की सुध लेने के लिए। अब ये पुश्तैनी जमीन की सुध लेने का सिलसिला बढ़ता हुआ पूर्वांचल उस इलाके में पहुंच गया है। जो दिल्ली की पॉलिटिक्स को, पूर्वांचल की पॉलिटिक्स को जानते हैं तो मानते हैं कि अगर इस बार रेखा गुप्ता की सरकार बनी है दिल्ली में तो पूर्वांचल के वोटर्स का बड़ा योगदान है। उन्होंने एकजुटता के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में खुद को विभाजित किए बगैर पूर्वांचली के नाम पर, पूर्वांचल मोर्चा के नाम पर एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। उससे आपकी तख्त हिली, केजरीवाल की तख्त हिली और गिरी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सरकार का गठन की संभावना पूरी हुई। इनफैक्ट इससे पहले 2011 में यही काम केजरीवाल कर चुके थे। चुपचाप उन्होंने पूर्वांचलीय के बीच में सेंध मारी थी और भारतीय जनता पार्टी से बेस हटा लिया था और उसके बाद वो तकरीबन 13 साल तक दिल्ली की राजनीति पर छाए रहे थे। अब उनका सफाया हो गया है। अब पूर्वांचली वोटर कुल मिलाकर वित्तीय राज की प्रॉपर्टी के बहाने बिहार की प्रॉपर्टी ऐसे होने की संभावना कम है, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट बना हुआ है। राजनीतिक इस दाव को समझिए 1931 के बाद भारत सरकार ने एक बार फिर से क्यों जनगणना में जातियों को शामिल किया। जातियों को शामिल करने के पीछे सीधा वो है कि पाकिस्तान का वो हिस्सा जहाँ कौन से जाति के लोग थे उसका जिक्र होगा। सारे डाटाज हैं, डाटा के जरिए बात इसकी जिक्र होगी कि पाकिस्तान के किस इलाके में किस जाति के लोग थे, कहाँ थे उस जाति के जनगणना में। आपको कहना थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन जो अछूत जाति के लोग हैं या जो पिछड़े रह जाने जाति, उनमें धर्मांतरण बड़ी तेजी हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद अगर वहाँ हिंदुओं की आबादी बड़ी तेजी से घटी है तो इनफैक्ट उन दलितों को निशाने पर लिया गया है, उन निराश्रितों को जो हिंदू धर्म में भी उपेक्षित थे। अगर एक बार फिर से आइडेंटिफाई हो जाए कि जो उन्होंने धर्मांतरण किया है उनके पुष्ट के लोग हिंदू थे, हिंदू में किस जाति के थे, अगर उनको एम्पावर किया जाता है तो इस बात की संभावना बढ़ जाएगी, धर्मांतरण का सिलसिला रुकेगा, लोग अपने जड़ से जुड़ेंगे, अपनी पहचान से जुड़ेंगे। ऐसी बातें निकल के आ सकती है। ये दूरगामी असर के फैसले, दो बड़े फैसले हैं। भारत की हर शय कोशिश है पाकिस्तान को अंदर से इतना कमजोर किया जाए कि उसके यहाँ मनुष्यता के दुश्मनों का पलना पोसना मुश्किल हो जाए। उनको ये बात समझाया जाए कि पृथ्वी एक है, मनुष्य एक है और यहाँ की नागरिकता एक है, उनका सबका भविष्य एक है। ये समझ अगर उनके अंदर नहीं है और आतंक के नाम पे कलमा बढ़ाने के बाद वो कलमा बढ़ाकर एक दूसरे को अलग कर वो समझते हैं कि धरती के अलग अलग तरीके से वो जी सकते हैं, ये एक असंभव सी बात है। और ये जो जातिगत जनगणना है, न सिर्फ इसका भारत पर असर होने वाला है बल्कि अखंड भारत पर इसका असर होने वाला है, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा भारत सरकार जो कुछ भी कर रही है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के अंदर से जो भी कार्रवाई हो रही है, जो इनपुट्स आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए खौफनाक जरूर है। एक कोशिश, बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि जो वहाँ असीम मुनीर हैं जनरल, जिन्होंने बड़े व्यापक पैमाने पर गंदगी फैला रखी है मनुष्यता के दुश्मन के नाम पर, उन्होंने बड़े अंदर तक लोगों को विभाजित करने के लिए, भारत के दुश्मन को तैयार करने के लिए, नॉन स्टेट एक्टर तैयार करने के लिए जो आतंकी कैंप चला रहे हैं, या अभी जो दबाव में आकर आतंकी कैंपों का विघटन किया गया है, उनको ये खौफ सता रहा है बालासोर जैसी घटना हो सकती है, तो उरी जैसी घटना हो सकती है, भारतीय सेना वहां तक पहुंच सकती है। तो इन सब को देखते हुए कई कोणों से प्रहार हो रहा है। मैं कई बातों एक साथ जोड़ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि पहचान कभी छिपती नहीं है। पाकिस्तान मुल्क भले ही है लेकिन उसके बाप का नाम इंडिया है, भारत है, वो भारत के बिना नहीं बना है। तो आप जड़ में जब भी जाएंगे पता लगेगा कि मूल तौर पर आप सनातनी हैं, मूल तौर पर आप भारतीय हैं। और अगर भारतीयों का जो अभी एक गोल्डन पीरियड चल रहा है, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, आपको उस तरीके से शामिल होना पड़ेगा, न कि
कलमा पढ़कर खुद की अलग पहचान बनानी पड़ेगी, आपके लिए एक नई गुंजाइश खुल रही। और ये दो एक्शन इस मौके पर पहलगांव पे जब फैसला है, तब कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स ने जातिगत जनगणना कराने का क्यों फैसला लिया है। तो अब मुझे दोनों को जोड़ के ये बात थोड़ी समझ में आ रही है। भले ही इस बात से राहुल गांधी अप्रभ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नया अंदाज से देख रही है। आरएसएस ने कभी भी जातिगत जनगणना का कोई विरोध नहीं किया है। ये सबका राष्ट्र प्रथम और राष्ट्रीय भावना और भारत अभ्युदय का काल है। इस काल में अगर ऐसी बात होती है, जो जातियाँ पीछे छूट गई हैं, उन्हें अंत्योदय स्कीम के तहत सामने लाया जाए, आगे बढ़ाया जाए छूटे हुए को। ये सिर्फ भारत ही में नहीं बताया जाए 1931 को उस जनगणना के आंकड़ों पे जो पाकिस्तान लोग रह गए हैं कि उनकी जातियाँ थी और कैसे थे वो पिछड़े हुए थे, उनको भी एक नई पॉलिटिक्स तहत, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सिर्फ एक अमीर और गरीब दो जाति होनी चाहिए, तो कैसे बनती है वो देख रहे हैं। अंत्योदय का स्कीम कैसे आगे आता है। और इस मोड़ पर, इस संवेदनशील मोड़ पर जातिगत जनगणना का फैसला कराना, अगर उसे मैं गहनता सोचने की कोशिश करता हूँ, मुझे वो पूर्वांचल की बात समझ में आती है। बिहार में क्यों, बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाकर के दिल्ली में क्यों पूर्वांचली आंदोलन चला और वो अचानक से वोटर के तौर पर सिरमौर हो गए, दिल्ली में अपनी सरकार बना गए। अब आज की तारीख में पूर्वांचली को नाराज करके दिल्ली में कोई पॉलिटिक्स नहीं करिए, किया जा सकता है। अपनी इन बातों के साथ अगली मुलाकात तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।